एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, हमने इसके पहले जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा उसमें हमने पढ़ लिया कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे बोल सकते हैं कि वो अलाइव है या नहीं है। ठीक है, तो उसका हमने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो जीवित है, वो अलाइव है, और अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो वो अलाइव नहीं है। तो एक ये क्राइटेरिया हुआ करता था हमारा। अब मूवमेंट हमारा किस किस वजह से होता है, देखो। तो मूवमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमारा दो वजह से हो सकता है। या तो वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, जैसे कि प्लांट्स में दिखता है हमें। प्लांट्स में जो मूवमेंट हमें दिखता है वो यूजुअली ग्रोथ की वजह से दिखता है। ठीक है, तो ग्रो कर रहा है, ये यूजुअली प्लांट्स में होता है। और एक मूवमेंट हो सकता है इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। या इन रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सामने शेर दिख गया तो वो भागेगा, तो वो भी एक टाइप का मूवमेंट हुआ। तो शेर दिखा इसलिए वो भाग रहा है बचने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। ऐसा मूवमेंट यूजुअली एनिमल्स करते हैं और कुछ प्लांट्स। ठीक है, मैक्सिमम एनिमल्स ऐसा मूवमेंट करते हैं और कुछ प्लांट्स। समझ में आया? तो ये मूवमेंट के हमारे दो रीजंस है क्यों मूवमेंट होता है। एक ग्रोथ की वजह से हो रहा होता है कि प्लांट का हम देखते हैं, प्लांट का शूट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या लग रहा है, शूट ऊपर मूव कर रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रोथ हो रहा है ऊपर की तरफ। या रूट्स का नीचे मूवमेंट होता है, वो ग्रोथ की वजह से होता है। और एनिमल्स में यूजुअली क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। अब देखो, एनिमल्स का हमने पढ़ा इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेर सामने दिख गया तो उसके लिए भागेगा। ठीक है, अगर वो इंसान भाग रहा है तो वो कैसे भागेगा, किधर भागेगा, इसके लिए कुछ एक डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। कुछ बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स होने चाहिए या कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पता चले कि शेर की तरफ नहीं भागना है, उससे दूर भागना है या साइडवेज भागना है ना। तो ये चीज़ हमें डिटरमाइन कौन करवाता है, हमारे ब्रेन्स, हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये जो प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक कंट्रोल चाहिए, हम जो भी मूवमेंट करते हैं उसके लिए हमें एक कंट्रोल चाहिए। ठीक है, एक सिस्टम चाहिए, वो करता है उसका करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा नर्वस सिस्टम का काम। तो नर्वस सिस्टम का क्या काम है, इसको, इस जो रिस्पॉन्स है इसको कंट्रोल करना, प्रॉपर कंट्रोल करने का काम है नर्वस सिस्टम का, कि किधर जाना है, कितना तेज़ भागना है, चिल्लाना है या नहीं चिल्लाना है। ठीक है, ये सब काम है नर्वस सिस्टम करवाएगा। अब देखो, नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम जो होता है वो एनिमल्स में होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता है। तो नर्वस सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी शेर की बात की। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम किसी भी गर्म पैन को छूते हैं, गर्म तवे को अगर हम छुएंगे तो तुरंत हाथ हटा लेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी तरफ और नहीं हाथ लगाना है, उससे दूर हटाना है ना। या तो फिर आवाज़ आएगी, गर्म लगेगा तो चिल्लाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो होता है ये सब कुछ नर्वस सिस्टम का काम है। तो हमें कैसे पता चला, हमें फील भी होता है, गर्म हमें फील भी होता है। ठीक है, ये सब कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं उसको फील करने के लिए। हमारी उंगलियों में अगर हमने कुछ गर्म टच किया है तो वहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे जो हमें बताएंगे कि गर्म चीज़ है, हमें गर्म फील हो रहा है, और उसकी वजह से हम हाथ हटाएंगे। तो ये सब कुछ कंट्रोल जो है वो नर्वस सिस्टम का काम है। अब देखो, नर्वस सिस्टम बना किससे होता है, नर्वस सिस्टम बना होता है हमारे न्यूरॉन्स से। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो बनता है, नर्वस सिस्टम के जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है, एक सेल है, जैसे हम बॉडी में पढ़ते हैं ना सेल। सिमिलरली न्यूरॉन भी एक सेल है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी का बनाता है। अब हम इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये दिखता कैसा है। ठीक है,
देखो न्यूरॉन्स में क्या क्या पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये वाले पार्ट जो ब्रांच की तरह, पेड़ की डालियों की तरह दिख रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। इनका काम क्या है? डेंड्राइट्स का काम क्या है? मैसेज को रिसीव करना, सिग्नल को रिसीव करना। ठीक है, इनका काम है सिग्नल रिसीव करना। ये सिग्नल रिसीव करके कहाँ तक पहुँचाएंगे? ये वाले पार्ट तक पहुँचाएंगे। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन। ठीक है, सेल बॉडी या साइटोन में हमारे पास ये क्या प्रेजेंट है? जैसे नॉर्मल सेल में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस होना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। और इसके आसपास क्या होगा? हमारा साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होगा। ठीक है, नाउ देखो हमारे पास यहाँ क्या होगा? साइटोप्लाज्म। अब सिग्नल यहाँ तक पहुँच चुका है, इन्होंने सिग्नल रिसीव किया, यहाँ तक पहुँचा दिया। अब सिग्नल को हमको क्या करना है? इस लेंथ में पूरे ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। ये क्या काम करता है? सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर जो हमने यहाँ से रिसीव किया उसको आगे हम ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, एक्सॉन का ये काम हो गया। अब हमारे पास एक और पार्ट है, ये देखो, ये जो एंड पार्ट है, एंड पार्ट है, तो एंड को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल। तो सिमिलरली इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? एक्सॉन टर्मिनल। एंड पार्ट है, और यहाँ पर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। ये मतलब एक ऐसा गोल सा नॉब, जैसे दरवाजे में नॉब होता है ना खोलने के लिए, तो वैसे ही एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? एंड पार्ट है इसलिए एक्सॉन टर्मिनल, और नॉब जैसा स्ट्रक्चर है इसीलिए हम इसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। अभी साइनेप्टिक क्यों कहा, ये हम अभी पढ़ेंगे जब हम साइनेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जानो साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। और इसी साइनेप्टिक नॉब के अंदर होते हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे छोटे छोटे बैग होते हैं, छोटे छोटे बैग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर होते हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? देखो, न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं, एक सिंपल केमिकल है जो बॉडी में बनती है, और इस केमिकल के वजह से, इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से दूसरे न्यूरॉन्स तक सिग्नल पहुंचता है। देखो क्या होता है, सिग्नल यहाँ से रिसीव हुआ, सेल बॉडी तक गया। ठीक है, सेल बॉडी से पूरे एक्सॉन में ट्रांसमिट होगा, यहाँ तक आएगा। इसके बाद क्या हो रहा है? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? अगले न्यूरॉन्स को सिग्नल पहुंचाना है, क्योंकि इनके पास जो सिग्नल आया वो भी किसी न्यूरॉन से आया होगा। यहाँ पर क्या होगा? किसी और न्यूरॉन का यहाँ पर होगा, ये साइनेप्टिक नॉब होगा, किसी और न्यूरॉन से आया हुआ साइनेप्टिक नॉब, इससे यहाँ पर सिग्नल रिसीव हुआ। थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल सटे हुए नहीं होते हैं, इनमें गैप होता है। एक साइनेप्टिक नॉब और एक डेंड्राइट के बीच में गैप होता है। यहाँ से सिग्नल रिसीव हुआ, इनको आगे गया, फिर और एक्सॉन में ट्रांसमिट हुआ, और फिर यहाँ तक आया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर ही काम करेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेंगे और दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें क्लास के एक एंड से अगर दूसरे एंड तक, अगर मान लो एक पेपर ट्रांसफ़र करना है,
एक पेपर हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम कैसे करेंगे, उठ कर अगर हम नहीं जा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, एक से दूसरे को देंगे, दूसरे से तीसरे को देंगे। तो वही काम यहाँ पर न्यूरॉन्स करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन का काम है सिग्नल पहुँचाना। तो हमारे ब्रेन से अगर हमारे पैर तक सिग्नल पहुँचाना है तो न्यूरॉन्स उठ कर नहीं जा सकते हैं कि ब्रेन से उठ कर ट्रैवल कर रहे हैं पैर तक, तो वो क्या करेंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे सिग्नल पहुँचाएंगे। तो यही काम होता है, यही कहलाता है सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके लिए एक होता है जिसे हम कहते हैं साइनैप्स, साइनैप्स बनता है। तो अभी हम पढ़ते हैं क्या होता है साइनैप्स हमारा। साइनैप्स एक फॉर्मेशन होता है जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसके बीच में बनता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, यहाँ न्यूक्लियस, ये हमारा डेंड्राइट्स हो गया, और यहाँ पर हमारे आ गए एक्सॉन टर्मिनल। देखो अब एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पर हमारे पास है साइनेप्टिक नॉब और यहाँ पर है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, सब में है। अब क्या होगा, अब इस न्यूरॉन के पास सिग्नल आ चुका है, इसने यहाँ तक भेज दिया है सिग्नल। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल आगे भेजना है। कैसे होगा, यहाँ पर एक दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, यहाँ पर और डेंड्राइट्स होंगे जो और दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव कर रहे होंगे। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकला, ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेगा, अब इन डेंड्राइट्स के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। रिसेप्टर्स मतलब जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो भी रिसीव करता है इनको, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। जैसे हमने टीवी में देखा है कि एयरपोर्ट पर लोग लेने आते हैं, रिसीव करने आते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमको रिसीव करने के लिए कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और रिसेप्टर्स कहाँ पर होंगे, देखो रिसेप्टर्स होंगे डेंड्राइट्स में, यहाँ पर होंगे रिसेप्टर्स, यहाँ पर होंगे रिसेप्टर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर गया, बाहर निकला, और इस स्पेस, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो स्पेस है हमारा, दोनों के बीच में गैप है, किसके बीच में, साइनेप्टिक नॉब और हमारा जो डेंड्राइट के बीच में जो गैप है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब गैप, और इस ये जो फॉर्म हो रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम कहेंगे साइनैप्स। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, साइनैप्स। ठीक है, ये हो गया हमारा साइनैप्स फॉर्म। क्यों फॉर्म होता है साइनैप्स, क्योंकि ट्रांसमिट करना होता है सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, या एक न्यूरॉन से दूसरे किसी सेल में। देखो अब दूसरे किसी सेल में कैसे ट्रांसमिट होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूरॉन से हमेशा दूसरे न्यूरॉन को ही सिग्नल आए। जब हम मसल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपना बाइसेप्स उठा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो जब हम मसल का कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ना, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करके दिखा रहे हैं, तो जब हम मसल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूरॉन से मसल के सेल को सिग्नल जाता है, उसके रिस्पॉन्स में मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल आया, और इस न्यूरॉन से अब हमें किसको मैसेज भेजना है, अब हमें मैसेज भेजना है मसल सेल को। अब हमें मैसेज भेजना है मसल सेल को कि अब कॉन्ट्रैक्ट करो। जब हम भागते हैं किसी चीज़ से, डर कर भाग रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पैर के मसल्स काम कर रहे हैं, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। वहाँ पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी हम भाग पाएंगे। तो जब न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा मसल्स को, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे और तभी हम भाग पाएंगे, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर जो फॉर्म होता है साइनैप्स, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर भी एक साइनैप्स बनता है। ठीक है, यहाँ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक न्यूरॉन से एक मसल सेल के बीच में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो नाम से ही क्लियर है, एक न्यूरॉन है और एक मसल सेल है, और जंक्शन, जंक्शन मतलब जहाँ दो चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम स्टेशन को क्या बोलते हैं, कुछ स्टेशंस जो होते हैं जंक्शन होते हैं। जंक्शन हम क्या बोलते हैं, ट्रेन आती रहती है, वहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स आती हैं,
तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो गया, जंक्शन, क्योंकि दो चीज़ें मिल रही हैं, एक न्यूरॉन मिल रहा है, एक मस्कुलर सेल मिल रही है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन गया यहाँ पर। नाउ अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, क्योंकि वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या क्या हमें पढ़ना है। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, एक साइनेप्टिक नोब है और यहाँ पर क्या भरा हुआ है हमारे पास, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये एक न्यूरॉन का पार्ट हो गया, और ये क्या है, मसल सेल। ये हमारे पास मसल सेल। अब देखो मसल सेल के आसपास ब्लड कैपिलरीज भी होंगे, तो हम यहाँ पर ब्लू से बना देते हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होंगे यहाँ पर, ब्लड सप्लाई चाहिए। अब देखो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मसल सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्यों, क्योंकि इनका काम ही है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। तो मसल सेल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे ही सिग्नल आया तो वो लेंथ में कम हो जाएंगे, तो लेंथ में कम हो गए प्रोटीन। अब सारे प्रोटीन्स मिलकर अगर लेंथ में कम होंगे तो अल्टीमेटली मसल सेल का भी लेंथ कम होगा। इसी टाइप से मसल सेल, बहुत सारे मसल सेल बन के हमारा एक मसल बनाते हैं। तो अगर मसल सेल, हर मसल सेल का लेंथ कम होता जाएगा तो हमारे जो कंप्लीट मसल है, फॉर एग्जांपल बाइसेप एक मसल है, बाइसेप एक मसल है, हमें सब पता है, हम तो फ्लेक्स करते हैं भाई, जिम विम जाते हैं तो बाइसेप फ्लेक्स कर रहे हैं। अब देखो बाइसेप एक मसल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब उसका लेंथ शॉर्ट हो रहा है। किस वजह से होता है, क्योंकि सारे मसल सेल्स का लेंथ शॉर्ट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उसका भी लेंथ कम हो जाता है। ये किस वजह से होता है, जैसे ही यहाँ से सिग्नल यहाँ पर आया, कैसे सिग्नल आएगा, देखो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकले और यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है मसल सेल के पास। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लिया। अब इनके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER, बहुत सारे होते हैं। ये अपना अपना फंक्शन प्ले करते हैं और उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, प्रोटीन जो मसल सेल के अंदर होते हैं। इस वजह से सारा काम होता है और हमें क्या मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड मसल। ठीक है, समझ में आया कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। और इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम अलग अलग होता है, जो क्लास 11th में डिटेल में आपको पढ़ना है, तो अभी ज़रूरत नहीं है नाम जानने की, अभी बस जान लो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा जानना है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो हम बोल रहे हैं उसमें एक्चुअली क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमारा ब्रेन क्या होता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है या नहीं है, कैसे कंट्रोल करता है, क्या क्या उसके अंदर और पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में एक्चुअली क्या क्या होता है। देखो हमारा नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट कौन है, फंक्शनल यूनिट, न्यूरॉन्स, जो सारे काम करवाएगा, ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए। न्यूरॉन से बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब हम इस नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक हो गया हमारे पास ब्रेन, एक हो गया हमारे पास CNS। एक हो गया हमारे पास CNS, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ठीक है। एक हो गया हमारे पास पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखो अब सीएनएस में क्या क्या आता है। सीएनएस में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सीएनएस और पीएनएस में। एक हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो गया पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब साइड का। अब हम साइड का क्यों कहते हैं वो सब हम पढ़ेंगे, जब इसके हम पार्ट्स जानेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास और दो पार्ट्स है। एक हो गया हमारा ब्रेन, एक हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें जो न्यूरॉन्स है हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारे न्यूरॉन्स है वो सब बनाएंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, ब्रेन से निकलने वाले और न्यूरॉन्स होंगे, एक ही दो तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो हम क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये बनाते हैं हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है नर्व्स जो निकलते हैं इन दो पार्ट्स से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हम क्या बोलते हैं, ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स को हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। चलो ये हमारा एक बेसिक डिवीजन हो गया कि हम कैसे, मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। हम स्टार्टिंग से नर्वस सिस्टम बोल रहे थे, भाई होता क्या है ये, तो ये अभी हमें समझ में आ गया। अब ब्रेन तो सबको पता है भाई, हमारे पास एक ब्रेन होता है। ठीक है, अब हम फंक्शन भी देखेंगे। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ब्रेन ब्रेन ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड बहुत कम जिक्र होता है स्पाइनल कॉर्ड का, पर स्पाइनल कॉर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जहां हमें सोचना नहीं पड़ता, तुरंत एक्टिविटी होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था क्लास के स्टार्टिंग में कि अगर हम किसी गर्म तवे को टच कर रहे हैं तो हमें पता है कि हाथ हमें दूर ही हटाना है, और हम तुरंत हाथ हटाते हैं बिना सोचे भी। अगर कोई, हम कुछ थॉट नहीं लगाते उसमें, अगर कोई कहीं और दिमाग लगा रहा और अचानक से गर्म तवा टच हो जाए, हम देख भी नहीं रहे फिर भी हाथ दूर हटेगा। इसी को हम कहते हैं, ये एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का। और ये किसकी वजह से होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसमें रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्स एक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, चलो हम पहले समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन हमने समझ लिया कि अगर हम कभी भी किसी गरम तवे को, या गरम पैन है, ठीक है, कोई हॉट पैन है, उसको टच कर रहे हैं तो हाथ अपने आप दूर जाएगा। हम उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इनवॉल्यूंटरी होता है, मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अचानक से होगा, हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी है, इनवॉल्यूंटरी मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर, इनवॉल्यूंटरी है। दूसरा क्या जानना है, वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है।
ठीक है। तो और ये एक और चीज़ है कि स्पाइनल कॉर्ड हमारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा, पर मैसेज ब्रेन तक भी जाता है। ओके, बिना ब्रेन के मैसेज जाए हमें वो फील नहीं होगा कि हमें गरम, जो गरम हम टच कर रहे हैं वो गरम हमें फील हो रहा है, क्योंकि ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है कि ये गरम है। स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड क्या करवाता है, हमें हाथ हटवाने के लिए सबसे पहले वो काम करता है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने पढ़ना है रिफ्लेक्स आर्क। देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही कुछ गर्म हम टच कर रहे हैं तो यहाँ से सिग्नल जा रहा है, यहाँ से सिग्नल जा रहा है इस पोर्शन में। और कैसे सिग्नल जा रहा है, न्यूरॉन्स लेकर जा रहे हैं यहाँ पर डेंड्राइट, यहाँ पर हमारे जो फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स में क्या है हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसेशन हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने टच किया कुछ गरम, यहाँ पर डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेंगे और जाएगा न्यूरॉन्स से कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, साइनेप्टिक नॉब होंगे यहाँ पर, ये आगे वाले न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। अब हमारे पास एक न्यूरॉन यहाँ पर होता है जिसे हम कहते हैं रीले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रीले न्यूरॉन। इसका काम क्या है, आगे मैसेज ट्रांसफ़र करना। ये हो गया हमारा सेंसरी न्यूरॉन जो कि मैसेज को लेकर जा रहा है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएगा, ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मतलब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाना है। अब बीच में यहाँ पर एक रीले न्यूरॉन होता है और हमारे पास फिर एक न्यूरॉन होगा जो मैसेज वापस से लेकर आएगा कहाँ, हमारे मसल सेल तक। ये हमारा मसल है, ये हमारा एक मसल है जो हमारे हाथ में प्रेजेंट है। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे मैसेज यहाँ तक गया, इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। रीले न्यूरॉन का काम क्या है, ये दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। जैसे रीले रेस होता है, तो रीले रेस में हम क्या करते हैं कि एक इंसान स्टिक लेकर दौड़ रहा है, वो दूसरे इंसान को स्टिक पकड़ाएगा, आधे रास्ते तक आया, दूसरे को स्टिक पकड़ाएगा, फिर आधा रास्ता वो तय करेगा। तो यहाँ पर जो रीले न्यूरॉन है ये स्टिक का काम कर रहा है। ठीक है, एक से दूसरे को स्टिक ट्रांसफ़र हुआ, मतलब सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर। तो सिमिलरली यहाँ पर ये सेंसरी से मोटर तक सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। तो इसीलिए रीले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इसका एक और नाम है इंटर न्यूरॉन। इंटर मतलब दो के बीच में, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है तो दो स्कूलों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो उसी टाइप से दो न्यूरॉन्स के बीच में ये प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या कहा, इंटर न्यूरॉन। समझ में आया। अब देखो मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, मोटर न्यूरॉन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेकर जाएगा हमारे मसल्स तक, जहाँ पर एक्ट करवाना है, यहाँ से सिग्नल जाएगा हमारे मसल्स तक। तो हमारे मसल को क्या सिग्नल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट करो, हाथ हटाओ, और किधर हटाना है वो भी सिग्नल जाएगा कि और जाके टच नहीं करना है, दूर हटाना है। ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम बन रहा है यहाँ पर, यहाँ से सिग्नल जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, सिग्नल वापस आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ हमारा, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, समझ में आया। ये होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में। सिमिलरली रिफ्लेक्स एक्शन का एक और एग्जाम्पल है कि अगर कुछ टेस्टी सा खाना सामने रखा हुआ हो या कुछ टेस्टी से खाने का स्मेल आ रहा हो, तो अपने आप सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम सोचते नहीं है कि हम सलाइवा अभी सिक्रीट करेंगे, अपने आप सलाइवा मुंह में आता है। बोलते हैं ना पानी आ रहा है मुंह में कुछ टेस्टी खाना देखकर, तो वही होता है। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का ही एक एग्जाम्पल है।
ओके तो रिफ्लेक्स एक्शन के हमने दो एग्जांपल्स पढ़ लिए। अगर हम एक हॉट पैन को टच कर रहे हैं तो हाथ दूर हटेगा, और एक सलाइवेशन अगर हो रहा है कुछ टेस्टी खाना देखकर या किसी टेस्टी खाने का स्मेल अगर हमें मिल रहा है तो, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम अपनी मर्जी से ये चीज़ें नहीं कर सकते, अपने आप हो जाएगा। क्यों होता है? अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड क्यों कंट्रोल करता है, ब्रेन क्यों नहीं कंट्रोल करता है? क्योंकि ब्रेन में अगर ये सिग्नल जाएगा तो वहाँ पर टाइम लगेगा सोचने के लिए। जब तक हम सोचेंगे कि गर्म तवे से हाथ हटाए तब तक वहाँ डैमेज हो चुका होगा। तो इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड क्विक रिएक्शन के लिए काम करता है। ब्रेन में सिग्नल जाएगा, हमें ये फील होगा कि हमें गर्म लगा है, पर अगर हम उतना सोचने में टाइम वेस्ट करें तो क्या होगा, तब तक तो जल चुका होगा, तब तक तो डैमेज हो चुका होगा। इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर क्विक रिएक्शन के लिए काम करता है, और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, चलो तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड का तो फंक्शन देख लिया कि स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ में हमें हेल्प करता है। अब हमें देखना है हमारे ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है। वैसे तो हम यूजुअली जानते हैं कि हमारे ब्रेन का सब सारा फंक्शन है, जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते भागते, सब ब्रेन कंट्रोल करता है ना। पर हमें स्पेसिफिकली जानना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन। देखो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है हमारा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन नाम से समझ में आ रहा है, फोर मतलब आगे, जो फ्रंट साइड में है, जो आगे है, ठीक है, उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। एक है मिड ब्रेन, मिडिल पार्ट में है, नाम से ये क्लियर है, मिडिल पार्ट में है। और एक है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन नाम से समझ में, हाइंड मतलब पीछे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। चलो अब हमें जानना है कि इन तीनों में से कौन सा रोल, कौन सा पार्ट प्ले करता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फोर ब्रेन पर। अब देखो फोर ब्रेन जो है उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या करवाता है। सबसे पहला फंक्शन, हमारे जो भी सेंसेस है, सेंसेस को रिसीव करके हमें वो फीलिंग जो होती है, अगर हम कुछ स्मेल कर रहे हैं, अगर हमें कुछ अच्छा स्मेल आ रहा है, अगर हमें कुछ बुरा स्मेल आ रहा है, तो हमें पता चलता है ये अच्छा है ये बुरा है। वो सब जो सेंस ऑर्गन्स से जो भी मैसेज आता है, जैसे हम स्मेल कर रहे हैं, जैसे हमने कुछ टच किया, जैसे हमने कुछ टेस्ट किया, कुछ टेस्टी खा रहे हैं, वो भी फील होगा कि ये टेस्टी है और ये टेस्टी नहीं है, ये स्मेल अच्छा है, ये स्मेल अच्छा नहीं है, ये टच करने पर हमें ठंड लग रही है, ये टच करने पर हमें गर्म लग रहा है, ठीक है। ये सब कुछ सेंस जो करने का काम है ये फोर ब्रेन का काम है। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा हमारा, स्मेल, टेस्ट, फीलिंग, फीलिंग मतलब हॉट कोल्ड फीलिंग, इमोशंस वाले फीलिंग नहीं, ठीक है, या टच रिसेप्टर्स हम बोल देते हैं सीधे। टच, साइट, साइट मतलब विजन, जो भी हम देख पा रहे हैं, हमें देखकर पता चल रहा है कि सामने चेयर है, हमें देखकर पता चल रहा है कि इधर बोर्ड है, वो कैसे पता चल रहा है, सब ब्रेन करवा रहा है, ठीक है। जो भी हम देख पा रहे हैं वो हमें सामने पता हो रहा है, ये हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, ये ग्रीन है, ये पर्पल है, हमें कैसे पता चल रहा है, सब ब्रेन को मैसेज जा रहा है, ठीक है। और ये सब तो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हो गए। और क्या क्या फोर ब्रेन का काम है, देखो फोर ब्रेन का एक काम है कि हमें जब भूख लगती है वो भी हमें पता चल रहा है कि अब हमें भूख लग रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, हंगर सेंटर, मतलब जब हमें भूख लगती है तो वो कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन। हंगर,
हंगर से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं। जब हमने खाना खा लिया या हमने पानी पी लिया तो हमारे भूख या प्यास जब शांत हो गई तो हम क्या पता चलता है कि ठीक है अब और नहीं चाहिए, तो वो भी जो सटाइटी सेंटर होती है कि हमें पता चल गया बस अब काफ़ी है, सटाइटी सेंटर जो होती है वो भी फोर ब्रेन में होता है। सटाइटी मतलब संतोष मिल जाना, ठीक है। हंगर सेंटर, सटाइटी सेंटर, ये सारे सेंसेस है, ये सब कुछ फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। अब देखो फोर ब्रेन का एक और काम है, फोर ब्रेन हमें बहुत सारी चीज़ें सोचने में हेल्प करवाता है, जो भी हम सोच पाते हैं, ठीक है। थिंकिंग एक और काम है इसका। थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो भी हम सोच समझ के एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब फोर ब्रेन के कंट्रोल में है। अब यहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक तो देखो जो चीज़ें हमें सामने दिख रही है, जो चीज़ हम अभी प्रेजेंट में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, एक है स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। मान लो यहाँ पर एक कैंडल जल रहा है, ठीक है, एक कैंडल है, हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बच्चों को यूजुअली पता नहीं होता तो बच्चे ज़्यादा ही खुराफाती करते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, कैंडल को टच किया, फ्लेम को टच किया, फ्लेम को टच करने पर उसके हाथ में गर्म फील हुआ, उसने हाथ हटाया, ठीक है, वहाँ पर हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब नेक्स्ट टाइम जब ये कैंडल देखेगा तो क्या वो टच करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पास एक स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है कि जब मैं फ्लेम टच करूँगा तो मुझे गर्म फील होगा, हाथ जलेगा, ठीक है, वहाँ पर पेनफुल फीलिंग होगी, वहाँ पर पेन होगा। तो हमारे पास स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है कि कैंडल का फ्लेम को टच करने पर हमें एक तो हॉट लग रहा है, गर्म लग रहा है, प्लस पेन हो रहा है, ये हमारे पास स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है। अब अगर सामने ये पहले का, मान लो एक दिन पहले ये हो चुका, अगले दिन अगर फिर यहाँ पर कैंडल जल रहा है, अब वो बच्चा जाकर इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो प्रेजेंट क्या देख रहा है, प्रेजेंट में उसके पास कैंडल है, कैंडल जल रहा है, फ्लेम है कैंडल का, पर अब वो टच नहीं करेगा, वो देखेगा, वो सोचेगा कि कल मैंने टच किया था, गर्म लगा था, प्लस मुझे दर्द हुआ था। तो अब इस प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को और पास्ट इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके वो क्या लेगा, डिसीजन। अब डिसीजन यहाँ पर क्या, रिस्पॉन्स जो आएगा वो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके आएगा। तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि मैं इसे टच नहीं करूँगा, मैं बस देखूँगा, मैं टच नहीं करूँगा, ठीक है। तो थिंकिंग का जो कैपेसिटी है वो ब्रेन, फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, हमें जो प्रेजेंट में हमें जो दिख रहा है या हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी है, उसको हम अपने स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमारे साथ पास में एक्सपीरियंस हो चुका है या हमने कहीं पढ़ा है या हमने कहीं देखा है, ठीक है, तो ऐसे स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन और जो हमारे पास करंट सिचुएशन है, दोनों को कंबाइन करके हम सोचते हैं। सोचने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ मिली सेकंड्स लगते हैं, उसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्स कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। ओके, चलो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन का टोटल फंक्शन। अब हम आ जाते हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पर। तो देखो बेसिकली मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्या करते हैं, हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इनवॉल्यूंटरी मतलब हमने पढ़ा था, इनवॉल्यूंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम जब चाहे कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने चौक उठाया, अभी मैं अगर चौक को गिरा दूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, मैं जब चाहूँ उठा सकती हूँ, जब चाहूँ गिरा सकती हूँ। पर इनवॉल्यूंटरी जो होता है वो कंट्रोल में नहीं होता है, वो अपने आप बॉडी अपने आप करती है, ठीक है। तो बेसिकली मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब देखो मिड ब्रेन के बारे में तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हाइंड ब्रेन के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। देखो हाइंड ब्रेन में हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के। एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक होता है सेरिबेलम,
और एक होता है पॉन्स। अब आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में और इसके बारे में फंक्शंस दिए हैं, पॉन्स का फंक्शन नहीं दिया है, तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस जो है बेसिकली क्या है, बॉडी में हमने बोला इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़, जैसे इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा किस किस चीज़ों को कंट्रोल करता है? एक है उसमें से ब्लड प्रेशर, बीपी, एक है हार्ट रेट। हार्ट को हम जब मर्जी चाहे नहीं बोल सकते कि ज़ोर से बीट करो, धीरे बीट करो, या अभी रुक जाओ, या अभी और तेज़ चलो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ऐसे सब एक्टिविटीज़। और रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट को भी कंट्रोल कर सकता है। रेस्पिरेशन के भी बहुत सारे क्राइटेरिया। नाउ ये सब काम हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा का, कि इनवॉल्यूंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल करेगा। किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, किडनी का फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब हम आ जाते हैं सेरिबेलम पर। देखो सेरिबेलम कहाँ होता है? हमारे ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पीछे साइड में होगा। इसे हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, मूवीज़ में सुना होगा अगर, तो छोटा दिमाग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, ठीक है, ये बेसिकली इसके जैसा ही दिखता है। फोर ब्रेन का क्या पार्ट है? सेरिब्रम। ठीक है, एक होता है फोर ब्रेन में पार्ट होता है सेरिब्रम। ठीक है, और वो है सेरिबेलम। इन दोनों में जो दिखते हैं विजुअल सिमिलैरिटीज़ है। देखो जैसा सेरिब्रम दिखेगा वैसा ही सेरिबेलम दिखता है। हम यूजुअली बोलते हैं कि ब्रेन कैसा दिखता है हमारा? अखरोट की तरह दिखता है। तो सिमिलरली सेरिबेलम भी है, वो छोटा साइज होता है पर वो भी अखरोट की तरह ही दिखेगा। ठीक है, वैसे ही उसमें फोल्डिंग्स होते हैं, तो हम इसलिए इसको छोटा दिमाग कह देते हैं। अब देखो इसके फंक्शंस क्या है। सेरिबेलम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पोस्चर को कंट्रोल करना और प्रिसीजन, किसी भी काम के प्रिसीजन को कंट्रोल करना। एक है हमारे पास पोस्चर या बॉडी बैलेंस, पोस्चर और बैलेंस। देखो हम अगर सीधे खड़े हैं, ठीक है, सीधे खड़े हैं, उसमें सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम सीधे लाइन में चल पा रहे हैं तो भी सेरिबेलम का काम यहाँ पर चल रहा है। अगर सेरिबेलम डिस्टर्ब हो गया, अगर सेरिबेलम का एक्टिविटीज़ खराब हो गया, अगर इफेक्ट हो गया, तो हम सीधे नहीं चल पाएंगे। क्या होता है कि जब कोई अल्कोहल पी लेता है, ठीक है, किसी ड्रंक इंसान को कभी देखो तो वो कभी सीधे लाइन में नहीं चल सकता। उसे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दो और बोलो कि इस लाइन पे सीधे चलो, वो कभी नहीं चल पाएगा, वो आड़ा टेढ़ा चलेगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो सीधे जाकर सेरिबेलम को इफेक्ट करता है। अब सेरिबेलम हमारा इफेक्ट कर गया। सेरिबेलम का काम ही क्या है? बॉडी में बैलेंस, बॉडी को बैलेंस्ड रखना। हम सीधे चल पा रहे हैं, हम अपना हाथ प्रॉपर उठा पा रहे हैं, नीचे कर पा रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी सहारे की। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम है हमारा बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। यही चीज़ जब ड्रंकन इंसान में क्या होता है, आड़ा टेढ़ा चलेगा, गिरेगा, उठेगा, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेगा, पर सेरिबेलम यहाँ पर काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सेरिबेलम इफेक्ट करता है। ठीक है, अल्कोहल सीधे सेरिबेलम को जाके इफेक्ट करता है। अब सिमिलरली क्या होता है? प्रिसीजन। प्रिसीजन, किसी भी काम करने की एक्यूरेसी को हम कहते हैं प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें कोई बोले कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये देखो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अगर हमें बोले कि यहाँ पर एक बड़ा सा ए लिखो, ए लिख दिया, ये हम कर पा रहे हैं प्रिसीजन से, मतलब एक्यूरेसी से। 100 नहीं है, 99% तो एक्यूरेट है, 98% तो एक्यूरेट है। सेम अगर सेरिबेलम इफेक्ट हो गया तो प्रिसीजन नहीं मिलेगा, फिर ये लाइन ऐसे टेढ़ा आड़ा टेढ़ा ऐसे 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 जाएगा। समझ में आया? तो प्रिसीजन मतलब किसी भी चीज़ को करने की एक्यूरेसी। ठीक है, अब देखो ये हमारा यहाँ पर ब्रेन कंप्लीट होता है कि हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या कंट्रोल करता है।
चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि हमें पता है डेलिकेट ऑर्गन से गलती से भी कहीं चोट लगा तो फिर कोई इसका उपाय नहीं है। तो इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी में दो बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, देखो एक है हमारे ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए, एक है स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए। देखो ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्या है हमारे पास, क्रेनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कल या ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स। ये क्या होता है, एक्चुअली बोन का ही स्ट्रक्चर बना होता है। यहाँ पर जो अभी अगर अपने आप को ऐसे ठक ठक करो तो यहाँ पर आवाज़ आएगी, वो किसके वजह से होती है, वो हमारा यह जो बोन है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, उसके वजह से। उसके अंदर हमारा ब्रेन बहुत ही प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, तो गलती से भी, क्योंकि अगर चोट लग गया, अब देखो हाथ में चोट लगा, पाँव में चोट लगा, वो ठीक हो सकता है, पर ब्रेन में अगर चोट लग गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि सब कुछ, हमारे बॉडी का हर एक चीज़ कंट्रोल किसके पास है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो ब्रेन को बचा के रखना है, हमारा हियरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल, सब कुछ है ब्रेन के पास। हम जो सोच पा रहे हैं, हम जो चल पा रहे हैं, वो सब कुछ सिग्नल कहाँ से आ रहा है, हमारे ब्रेन से आ रहा है। तो अगर यहाँ पर इफेक्ट हो गया तो कुछ भी लाइफ का फंक्शन परफॉर्म, अगर मतलब गलती से भी थोड़ा सा भी इफेक्ट हो गया तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। कई बार सीधे सीधे ब्रेन में चोट लगने से ब्रेन डेथ हो जाता है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए ब्रेन बॉक्स। ना स्पाइनल कॉर्ड को भी तो बचा के रखना ज़रूरी है। स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। देखो ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है, हमारे पीठ को अगर टच करें तो वहाँ पर एक हड्डी जैसे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे पूरे लेंथ में हड्डी जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। ठीक है, वर्टिब्रे, वर्टिब्रे। और बहुत सारे वर्टिब्रे मिलकर क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, तो ये वर्टिब्रल कॉलम कुछ ऐसा पाइप के जैसा बन जाता है, बहुत सारे यहाँ पर बोन्स मिलते हैं और ऐसे मल्टीपल बोन्स यहाँ पर ऐसे रहेंगे। ठीक है, और ये ऐसे पूरा एक पाइप के जैसे बनाएगा, और उस पाइप में से क्या पास होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। गलती से भी अगर ये स्पाइनल कॉर्ड टूटता है तो इंस्टेंट डेथ होता है, कोई चांस नहीं है सर्वाइवल का, इंस्टेंट डेथ होगा वहाँ पर। ओके ना, तो इस वजह से हमें ये प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अब देखो हमारे पास, हमने एक बोनी स्ट्रक्चर तो रख लिया प्रोटेक्शन के लिए। अब क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि शॉक लग सकता है, मतलब हल्का सा चोट लगे तो शॉक लग सकता है, एक बॉडी ऑर्गन दूसरे से टकरा सकती है, एक बॉडी पार्ट दूसरे से टकरा सकता है। तो हमें शॉक से बचने के लिए भी कुछ चाहिए। तो शॉक से बचने के लिए क्या हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, दोनों जगह पर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमें नाम यहाँ पर नहीं लिखा है NCERT में, बस एक फ्लूइड लिखा है। ये फ्लूइड होता है हमारे पूरे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हर जगह। ठीक है, फ्लूइड भरा होता है आसपास, ताकि शॉक से बच सके। जैसे हम कुछ भी सामान पार्सल मंगवाते हैं तो वो बबल रैप में करके आता है। बबल रैप में क्यों करके आता है, क्योंकि जो वहाँ पर जो बबल रैप में एयर भरा होता है वो शॉक से बचाने का काम करेगा उस सामान को। अगर कुछ डेलिकेट चीज़ें मंगाओ, कुछ शीशा का चीज़ मंगाओ, तो बहुत सारे बबल रैप रहते हैं उसमें। क्यों, क्योंकि जो एयर भरा होता है उस बबल रैप में वो शॉक एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से शॉक एब्जॉर्प्शन जैसे एयर करता है, उसी तरीके से शॉक एब्जॉर्प्शन फ्लूइड भी कर सकता है। तो शॉक एब्जॉर्प्शन एयर भी करता है, फ्लूइड भी करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। नाउ लेट्स स्टडी कि अब प्लांट में कैसे कंट्रोल होता है। एनिमल्स में तो हमने पढ़ लिया कि भाई हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे पास न्यूरॉन्स है, ये एनिमल्स में होता है। प्लांट में कैसे होता है,
प्लांट में कोई न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ना प्लांट को काटने पर दर्द नहीं होता। हमें अगर हल्का सा पिन भी चुभे तो हमें दर्द होगा, प्लांट को काटा जाता है पर दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, प्लांट के पास नर्वस टिश्यू नहीं होते हैं, इसलिए प्लांट में दर्द नहीं होता। अब देखो प्लांट में न्यूरॉन्स नहीं है, नर्वस टिश्यू नहीं है, पर वो भी तो एक कंट्रोल्ड वे में फंक्शन करते हैं, तो उनका कंट्रोल कैसे होता है, उनमें कैसे चीज़ें काम करती है, वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टडी कि प्लांट में कैसे कंट्रोल, पूरा सिस्टम कैसे कंट्रोल होता है प्लांट्स में। अब देखो प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हमने बात किया मूवमेंट इन प्लांट्स कैसा होता है, यूजुअली ग्रोथ की वजह से होता है, पर कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं प्लांट्स में वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट भी होता है। जब हमने बोला कि रिस्पॉन्स किसी भी इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई के अगर अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वैसे मूवमेंट कहाँ होते हैं, एनिमल्स में एंड सम प्लांट्स। देखो प्लांट्स में कुछ मूवमेंट्स क्या होते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होंगे, कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ डिपेंडेंट होंगे। जैसे कि पहले हम पढ़ लेते हैं किस टाइप के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में। एक हो जाएगा हमारे पास ग्रोथ डिपेंडेंट, ये हमें भी पता है कि जैसे शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, रूट्स ज़मीन के नीचे की तरफ ग्रो करता है, तो वो हो गया हमारा। और उस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं कि मूवमेंट हो रहा है, हमें एक्चुअली हो रहा होता है ग्रोथ, पर हम बोल देते हैं मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि कुछ तो चीज़ें बढ़ रही है, जैसे हाइट बढ़ रहा है, तो हम वहाँ पर क्या बोल देते हैं, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रहा है, वो हो गया ग्रोथ डिपेंडेंट। अब एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल देखो, देखो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का एक एग्जाम्पल है जो हम टच मी नॉट प्लांट में दिखता है, मिमोसा भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा, और छुई मुई कहते हैं हिंदी में, छुई मुई। इस प्लांट के अगर किसी ने देखा हो या कभी मौका मिले देखने का, तो एक बार इसके लीव्स टच करके देखना, ठीक है। जैसे ही लीव्स टच करेंगे हम, वो अपने आप मुरझा जाएंगे, लीव्स मुरझाने लगते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएंगे, तो वहाँ तो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमने बस टच किया और वो मुरझा गए। तो वहाँ पर क्या होता है, जो होता है मूवमेंट, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट, वो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट नहीं हो रहा, इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या था, हमारा टच करना, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ऐसे मूवमेंट प्लांट्स में जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है वो वाटर के रिस्पेक्ट में होते हैं, वाटर का सेल्स में भर जाना या सेल्स से निकल जाना, ठीक है, इस वजह से ऐसे मूवमेंट्स होते हैं। तो कॉज क्या है, कॉज है स्टिमुलस, एनवायरमेंटल स्टिमुलस, और उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिल रहा है, वाटर का एंट्री या एग्जिट फ्रॉम द सेल्स। तो वाटर की वजह से स्वेलिंग हो जाती है सेल्स की, या फिर श्रिंकिंग हो जाती है। या तो स्वेल कर जाएंगे या तो श्रिंक कर जाएंगे, मतलब मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। तो वाटर की वजह से, वाटर अगर सेल में आ गया बहुत ज़्यादा तो स्वेलिंग हो जाएगी, वाटर अगर निकल गया तो श्रिंकिंग हो जाएगी। तो कुछ मूवमेंट प्लांट्स में ऐसे होते हैं। नाउ ग्रोथ डिपेंडेंट में जो होती है मूवमेंट्स, वो उनके भी अलग अलग कैटेगरीज है। देखो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स जो प्लांट्स में होती है वो भी डिपेंड करेगी कि किस साइड ग्रोथ हो रहा है। अब देखो शूट्स हमने पढ़ा कि ऊपर की तरफ ग्रो करेगा हमेशा, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करेंगे टुवर्ड्स ग्रेविटी, है ना। तो इस तरीके से जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स हैं उनको नाम दिया गया है अलग अलग। देखो क्या क्या नाम है, एक है हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, ट्रॉपिक मतलब एक डायरेक्शन में मूव करना,
ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट, एक तरफ मूव करना। तो लाइट के तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है प्लांट्स का तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और द ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। जिधर सनलाइट, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर किस साइड मुड़ जाता है, जिधर सनलाइट मिलेगा उस साइड मुड़ जाएगा, तो वो क्या शो करता है, फोटोट्रॉपिज्म। एक है हमारे पास जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म हमें कहाँ देखने को मिलता है, जियो मतलब अर्थ, ठीक है, जियो मतलब अर्थ और ट्रॉपिज्म मतलब एक डायरेक्शनल मूवमेंट। तो रूट्स जो होती हैं वो ग्रेविटी के तरफ, वो अर्थ की तरफ मूव करते हैं। तो ये जियोट्रॉपिज्म हमें कहाँ देखने को मिलेगा, रूट्स में। फोटोट्रॉपिज्म हमने देखा सनफ्लावर में, जियोट्रॉपिज्म हमने देखा रूट्स में। ऐसे ही और क्या क्या होते हैं, एक होता है कीमोट्रॉपिज्म। किसी केमिकल के तरफ मूव होना या किसी केमिकल से इफेक्ट होकर मूव होना, ठीक है, ये होता है। एक होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ मूव होना, वाटर की तरफ ग्रोथ शो करना, जिधर वाटर ज़्यादा है उस साइड ग्रो करने लगेंगे प्लांट्स। तो एक है हमारे पास हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये हो गए हमारे प्लांट्स के मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट एंड ग्रोथ डिपेंडेंट। नाउ ये तो हो गया एक तरीका। एक और तरीका होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। अब देखो हमने पढ़ा जब एनिमल्स में कि एनिमल सेल्स में न्यूरॉन्स जाकर मैसेज भेजेगा, ठीक है, मसल सेल को न्यूरॉन्स ने मैसेज भेजा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किए। अब हमारे बॉडी में कितने ही सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो क्या पॉसिबल है कि हर एक न्यूरॉन हर सेल के पास मैसेज भेजे, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हर एक सेल को अगर मैसेज पहुंचाना है तो इसके अलावा भी एक सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी ने क्या किया, एक हार्मोनल सिस्टम बनाया। ये हार्मोन्स को ब्लड में डाल दिया जाए और ब्लड तो हर एक सेल तक पहुंचता है, क्योंकि हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, ब्लड से ही मिलता है। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो हर एक सेल तक पहुँचेंगे, तो हार्मोन्स को भी वैसे ही हम हर एक सेल तक पहुँचा सकते हैं। तो हमें जो मैसेज भिजवाना होगा वो हर एक सेल तक मैसेज चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसके लिए बना हमारे पास एक हार्मोनल सिस्टम। अब देखो प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स में न्यूरॉन्स नहीं है पर प्लांट्स में हार्मोन्स हैं हमारे पास, क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स के भी जो सेल्स हैं उनको हार्मोन्स उनके आसपास रहेंगे, तो जो भी हार्मोन से सिग्नल पहुँचना होगा वो प्लांट्स के हर एक सेल तक पहुँच जाएगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर प्लांट के हार्मोन्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लांट्स के हार्मोन्स। देखो प्लांट्स में हमारे पास 4 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो है हमारे पास ऑक्सिन। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ये जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें बनता है, ग्रोइंग प्लांट्स। और ये बनता कहाँ पर है, ग्रोइंग प्लांट्स के शूट के टिप्स में। देखो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ये हो गया हमारा रूट्स, ये हो गया हमारे रूट्स, और ये हमारा जो शूट का टिप हो गया इस पोर्शन में, ये पोर्शन में बनता है हमारा ऑक्सिन। नाउ इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली देखना है कि ऑक्सिन का क्या रोल है, किस तरीके से वो काम करता है। तो देखो हमने बोला कि ग्रोइंग प्लांट्स के शूट के टिप्स में बनता है हमारा ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन यहाँ पर बन चुका है। अब ये ऑक्सिन का क्या एक तरीका है, ऑक्सिन क्या करता है, उसे लाइट पसंद नहीं है। तो जिस तरफ से लाइट आ रहा है, मान लो इधर से लाइट आ रही है, इधर से प्लांट को लाइट मिल रहा है, तो ऑक्सिन क्या करेगा, वो जिस तरफ लाइट नहीं है उस तरफ सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो ऑक्सिन किधर इकट्ठा हो चुका है, ऑक्सिन अब हमारा इस पोर्शन में, इस साइड में इकट्ठा हो चुका है,
क्योंकि लाइट इधर कम है, तो जिधर लाइट कम हो, शेडी साइड में, जिधर शेड हो उस तरफ ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है। अब इस ऑक्सीजन का काम क्या है? देखो, ऑक्सीजन का काम है ग्रोथ करवाना। और कौन सा ग्रोथ? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, मतलब लेंथ वाइज, लेंथ बढ़ाना, ठीक है, लेंथ वाइज ग्रोथ करवाना। तो जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल ग्रोथ। ठीक है, लेंथ बढ़वाने का काम है शूट्स का। तो जिस तरफ ये ज़्यादा होगा उस तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो इस तरफ वाला पोर्शन क्या होता है स्टेम का, ज़्यादा ग्रो कर जाता है। जब इस तरफ वाला पोर्शन ज़्यादा ग्रो करेगा तो किधर बेंडिंग इधर होगी, इधर प्रेशर पड़ेगा इस वाले पोर्शन पर, तो क्या हो जाएगा कि प्लांट का जो शूट है वो इस तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, इधर बेंड हो गया। तो हमें अब क्या लगेगा, देखो इस पोर्शन, इस हाफ में ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ये वाला हाफ ज़्यादा ग्रो करेगा। इधर ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, तो ये अपना जो भी ग्रो करेगा वो बहुत कम करेगा। तो इस वाला, ये वाला पोर्शन जब ज़्यादा ग्रो करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और हमें क्या लग रहा है कि प्लांट जो है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, जबकि ये केस नहीं है। ये हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन करवाता तो ग्रोथ है, पर उसे शेड पसंद है, उसे लाइट नहीं पसंद, तो वो उधर जाके इकट्ठा हो जाएगा जिधर शेड है, उधर ग्रोथ करवाएगा ज़्यादा। तो जब ग्रोथ करवाएगा तो प्लांट बेंड हो जाएगा। अब बेंड हो रहा है तो किस तरफ बेंड हो रहा है? लाइट की तरफ। तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर प्लांट लाइट की तरफ ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये रीज़न है बेंड करने का। नाउ एक और है हमारे पास हार्मोन। देखो, एक है हमारे पास जिब्रेलिन, या इसे हम जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इस जिब्रेलिन का भी काम यही है, स्टेम का ग्रोथ करवाना। जैसे ऑक्सीजन स्टेम का ग्रोथ करवा रहा है, जिब्रेलिन का भी काम यही है, स्टेम का ग्रोथ करवाना। बेसिक फंक्शन यही है, और बहुत सारे फंक्शन हैं जो अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। बेसिक फंक्शन क्या है? स्टेम का ग्रोथ करवाएगा। नेक्स्ट हार्मोन क्या है हमारे पास? साइटोकाइनिन। देखो, साइटोकाइनिन वर्ड से हमें कुछ याद आ रहा है? साइटोकाइनेसिस जैसा। साइटोकाइनेसिस हमने कहाँ पढ़ा है? साइटोकाइनेसिस हम पढ़ते हैं जब सेल डिवीजन होता है। सेल को जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर वर्ड आता है साइटोकाइनेसिस, उसी से नाम लिया गया है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का क्या काम है? सेल डिवीजन करवाना, साइटोकाइनेसिस करवाना। ठीक है, तो इसका फंक्शन है सेल डिवीजन करवाना प्लांट्स में। ये सब कुछ हो रहे हैं प्लांट्स में, सारे प्लांट्स के हार्मोन्स है ये सब, सिर्फ प्लांट्स में काम करेंगे। नाउ एक और है, देखो ये तीनों हार्मोन्स जो थे हमने पढ़ा, ये क्या करवा रहे थे? ग्रोथ करवा रहे थे, ग्रोथ को प्रमोट करवा रहे थे। सेल डिवीजन हो के भी सेल का नंबर बढ़ेगा तो ग्रो करेगा। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल करवा रहा है स्पेसिफिकली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रो करवा रहा है, साइड वाइज ग्रो नहीं करवाएगा। प्लांट का लेंथ बढ़ाएगा, विड्थ नहीं बढ़वाएगा। ठीक है, इसका काम है स्टेम का ग्रोथ करवाना ओवरऑल। इसका काम है सेल डिवीजन करवाना, तो सेल डिवीजन भी एक टाइप ऑफ ग्रोथ है। नाउ एक है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। इस एब्सिसिक एसिड का काम है इनहिबिट करवाना ग्रोथ को रुकवा देगा। ठीक है, इनहिबिट्स ग्रोथ। तो ये तीन ग्रोथ को प्रमोट करवा रहे थे और ये ग्रोथ को रुकवा देगा, इनहिबिट करवा देगा। तो इनके अगेंस्ट काम करता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गए हमारे प्लांट के हार्मोन्स। अब हम आ जाते हैं एनिमल के हार्मोन्स पर या फिर ह्यूमंस के हार्मोन्स पर। हमारी बॉडी में हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनका। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनिमल हार्मोन्स पर।
या बेसिकली ह्यूमन के हॉर्मोन्स पर। देखो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स बेसिकली कुछ नहीं केमिकल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे हम केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स पढ़ते हैं ना, वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं कुछ स्पेसिफिक काम करवाने के लिए, उनको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। अब देखो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो उनका दो तरीका है बॉडी में पहुंचने का। एक होता है कि या तो वो ब्लड के थ्रू पहुंचे या तो उनके पास एक अपना फ्लो का सिस्टम हो। जैसे ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में वो ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता है, ब्लड के लिए अपना एक सिस्टम है इधर उधर जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स। वैसे ही अगर हॉर्मोन्स के अपने वेसल्स हो गए, ठीक है, या डक्ट्स जिनको हम कहते हैं जिनके थ्रू वो फ्लो करेगा, हॉर्मोन्स अगर वैसे डक्ट्स में या वेसल्स में फ्लो कर रहा है तो उन ग्लैंड्स को जहाँ से वैसे हॉर्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, मान लो एक ग्लैंड है, इनमें से ऐसे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं जिनके पास अपना एक डक्ट है जो कि कहीं पर भी जाएंगे डक्ट के थ्रू या अपना एक वेसल है, तो ऐसे ग्लैंड को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो ये क्या कौन से हो गए, एक्सोक्राइन। और अगर ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट नहीं है, जो ब्लड के साथ फ्लो करते हैं, ठीक है, वो ब्लड वेसल में ही जगह ढूंढ लेते हैं, उनके साथ फ्लो करेंगे, उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो कैसे फ्लो करेंगे, थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। नाउ हमें क्या पढ़ना है, हमें बेसिकली पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एक्सोक्राइन हमें नहीं पढ़ना है, हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है हमारे पास, एड्रेनलिन। सबसे पहला एंडोक्राइन हार्मोन है हमारे पास एड्रेनलिन। देखो अब ये एड्रेनलिन प्रोड्यूस कहाँ से होगा, किसी एक एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा। हमको अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना है, हमें एक्सोक्राइन नहीं पढ़ना है, तो हम एक्सोक्राइन को हटा देते हैं। चलो, तो एड्रेनलिन हमारे पास एक हार्मोन है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। अब वो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, ये आता है हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड से। अब देखो ये एड्रेनल ग्लैंड होता कहाँ पर है, ठीक है, ये भी समझना है। देखो हमारे पास क्या है, किडनी, दो किडनी प्रेजेंट है हमारे पास बॉडी में, ऐसे बीन शेप्ड ऑर्गन है किडनी, दोनों किडनी के ऊपर ऐसे छोटे से ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स, यही होते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स। तो कितने हैं हमारे पास, वन पेयर एड्रेनल ग्लैंड्स है, दो किडनी है तो दो एड्रेनल ग्लैंड है। अब ये एड्रेनल ग्लैंड क्या करते हैं, एड्रेनलिन रिलीज करेंगे और कहाँ भेज देंगे, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में भेज देंगे और उसके बाद इनको जहाँ पर एक्ट करना होगा, पूरे बॉडी में एक्ट नहीं करते हैं, इनका एक स्पेसिफिक टारगेट लोकेशन होता है, कुछ जगह, ज़रूरी नहीं है एक ही हो, मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जहाँ इनको एक्ट करना है वहाँ जाकर ये एक्ट करेंगे। अब देखो एड्रेनलिन का काम क्या है, एड्रेनलिन को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट मतलब लड़ना, तो किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए जो काम आता है वो एड्रेनलिन, या फिर फ्लाइट मतलब भागना, फ्लाइट मतलब उड़ना होता है पर हम उस टर्म में यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे या तो लड़ो या तो भागो। अब देखो अगर सामने किसी को शेर दिख गया तो वो क्या करेगा, लड़ने का तो ऑप्शन नहीं है, तो वो भागेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उसके बॉडी में एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा बनेगा, बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन पाया जाएगा, क्योंकि अब उसको या तो ऑप्शन है या तो लड़ो या तो भागो। तो जो समझदार होगा वो भागेगा, लड़ना तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, शेर से तो लड़के कौन ही जीत लेगा, है ना। तो हमारे पास क्या है, फाइट या फ्लाइट। तो किसी भी सिचुएशन से अगर ऐसा कुछ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गया, अगर हमें ऐसे कुछ सिचुएशन से डील करना होगा, तो बॉडी में एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ता है, इसका रोल क्या है, देखो एड्रेनलिन क्या क्या काम करवाएगा। हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अगर मान लो किसी को भागना हुआ, शेर से भागना है तो तेज़ ही भागना होगा, क्योंकि उससे कंपटीशन लगाने वाली बात आ गई कि अगर तेज़ नहीं भागोगे तो फिर तो गए। तो अगर हमें भागना पड़ा तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा पैर जल्दी जल्दी काम करे, हमारे जो लेग मसल्स है वो फास्ट काम करे। लेग मसल्स को फास्ट काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई अच्छा खासा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करवाएगा, एड्रेनलिन का देखो काम, ये क्या काम करवाएगा, ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ बढ़वाएगा, स्केलेटल मसल्स में इंक्रीज करवाएगा, ठीक है, इंक्रीज इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स मतलब हमारे हाथ और पैर के मसल्स, तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, लिम्ब्स। स्केलेटल मसल्स में हमारा ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारा ब्लड सप्लाई यहाँ पर बढ़वाना है तो कहीं से तो कम करना होगा, कहीं से तो उठा के इधर भेजना होगा, ठीक है। बॉडी तुरंत बहुत ज़्यादा ब्लड तो नहीं बनाने लग जाएगी, या बहुत ऑक्सीजन तुरंत तो नहीं हो सकता, तो कहीं से कमी करना होगा, तब हमें यहाँ पर ज़्यादा दे सकते हैं। तो अब ये ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन कम कहाँ पर हो जाएगा, हमारे स्किन में और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। हमारे पेट में और हमारे स्किन में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर दिया जाएगा कि उधर ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि अभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, अगर यहाँ पर नहीं भेजे, अगर वो तेज़ नहीं भागा फिर मर जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं कि कितना भी ब्लड बचा के रख लो, कितना भी ऑक्सीजन बचा के रख लो। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज करवाएंगे, कहाँ पर, इन स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये दो काम हो गया, हार्ट बीट बढ़ेगा, ठीक है। तो एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या बढ़ रहा है, हार्ट बीट। हार्ट बीट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जल्दी 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 ब्लड चाहिए, जल्दी जल्दी ब्लड पंप करना है, जल्दी जल्दी ब्लड भेजना है लेग के मसल्स को, तो हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें होंगी, साथ में रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा, हार्ट बीट इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो चाहिए, तो ज़ोर ज़ोर से हाँफने लग जाते हैं, जो हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप हो, तभी तो पैर वाले मसल्स काम कर पाएंगे, तभी तो हम भाग पाएंगे, तभी तो बच पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एड्रेनलिन का काम। क्या याद रखना है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, या तो लड़ेंगे या तो फिर भागेंगे, दो ही ऑप्शन है, ओके। चलो नेक्स्ट हार्मोन आ जाते हैं थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है हमारे पास थायरॉक्सिन। देखो थायरॉक्सिन कहाँ से बनता है, थायराइड ग्लैंड, हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है। अब देखो थायरॉक्सिन बनाने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होता है, वो क्या है, आयोडीन।
I2 आयोडीन। तो जो इतने ऐड आते हैं ना कि आयोडाइज नमक, टाटा नमक, आयोडाइज नमक, तो आयोडीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बॉडी में अगर आयोडीन नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा। और थायरोक्सिन जो होता है सब कुछ रहे, ठीक है, बॉडी में बाकी सारी चीज़ें और भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, सिर्फ आयोडीन से नहीं बनता है, बहुत सारी और चीज़ें चाहिए, पर अगर आयोडीन नहीं रहा तो थायरोक्सिन नहीं बन सकता है। थायरोक्सिन क्यों बनना ज़रूरी है हमारे बॉडी में? देखो, थायरोक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म समझ में आता है? जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मतलब जो भी हमारे बॉडी में चीज़ें बन रही हैं, टूट रही हैं, कुछ भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन बहुत ज़रूरी है बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, प्लस थायरोक्सिन बहुत ज़रूरी होता है एक चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट में, उसका आईक्यू डेवलपमेंट में। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी प्रेग्नेंट मदर्स में आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो गई तो जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसमें आईक्यू लेवल कम होगा, उसका इंटेलिजेंस कम होगा, ठीक है, उसका ब्रेन ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए थायरोक्सिन चाहिए। और प्रेगनेंसी में थायरोक्सिन का अमाउंट मदर के बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि चाइल्ड को चाहिए, चाइल्ड का मेंटल डेवलपमेंट के लिए थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थायरोक्सिन से कंट्रोल होती है। विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको कंट्रोल करने में। तो इस तरीके से जो भी हमारे मेटाबॉलिज्म है बेसिक, वो थायरोक्सिन से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। इस वजह से आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, आयोडीन का इतना एडवर्टीज़मेंट क्यों हुआ कि सॉल्ट जो होते हैं हमें आयोडाइज्ड ही खाने चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि आयोडीन, देखो, और भी फूड सोर्सेज से हमें मिलेंगे, पर जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें आयोडीन की कमी होती है, क्योंकि जो भी आयोडीन हमें फूड सोर्स से मिल रहा है, आयोडीन के क्या क्या सोर्स है, जो भी फूड सोर्स आयोडीन, जो भी आयोडीन वाले फूड सोर्स है वो सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है, ठीक है। जो भी आयोडीन जिन फूड से हमें मिलता है सब नॉन वेज है, या तो सी फूड खाओ, सी वीड्स खाओ, या तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, एनिमल सोर्स है, या तो सी फूड। सी वीड क्या है? सी वीड भी प्लांट में ही आता है, लेकिन सी फूड खाओ, वहाँ से आयोडीन मिल जाएगा, या फिर डेयरी खाओ, दूध, दही, पनीर, चीज़, इनसे भी आयोडीन मिलता है। पर अगर आयोडीन इन तीनों में से कोई इंसान है जो कुछ भी नहीं खाता हो, ना डेयरी खा रहा है, ना सीवीड, ना नॉनवेज, एकदम वीगन बन गया है, वीगन आजकल बहुत चला है कि हम एनिमल सोर्सेज भी नहीं खाएंगे, हम दूध दही भी नहीं खाएंगे, उनको वीगन कहते हैं। एक होते हैं वेजिटेरियन, जो कि सिर्फ मीट मछली नहीं खाएंगे, नॉनवेज कुछ भी नहीं खाएंगे, कोई एनिमल सोर्स नहीं खाएंगे। एक होते हैं जो वीगन होते हैं, वो दूध दही भी नहीं खाएंगे। तो ऐसे वीगन लोगों में आयोडीन की कमी सिर्फ सॉल्ट से ही पूरी की जा सकती है। समझ में आया? तो इसीलिए सॉल्ट इतना ज़्यादा ऐड चल रहा था कि भाई नमक जो खाओ वो सॉल्ट, आयोडाइज नमक ही खाओ, क्योंकि वेजिटेरियंस की भी कमी नहीं है, बहुत वेजिटेरियंस है, अब वो ये सब खाएंगे नहीं, उनको आयोडीन मिलेगा नहीं, थायरोक्सिन बनेगा नहीं, बॉडी में बहुत तरीके की प्रॉब्लम होगी, स्पेशली विमेन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ हार्मोन। चलो, ये थर्ड नंबर का हार्मोन हम पढ़ रहे हैं ह्यूमंस की बॉडी में, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। अब देखो, ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कहाँ से मिलता है हमें? ब्रेन में हमारे पास एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी पिट्यूटरी से क्या बनता है? ग्रोथ हार्मोन। अब देखो, हमने पढ़ा थायरोक्सिन जो है वो मेंटल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, मतलब इंटेलिजेंस, मतलब आईक्यू के लिए ज़रूरी है। ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये फिजिकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ओके। तो ग्रोथ हार्मोन किस चीज़ को कंट्रोल करता है? फिजिकल ग्रोथ। ना, जब बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, जब तक प्यूबर्टी पहुंचते हैं, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं,
तब तक ग्रोथ हार्मोन बढ़ता रहता है बॉडी में। तो ग्रोथ हार्मोन ग्रोइंग चिल्ड्रंस में मतलब ज़्यादा होता है, और प्यूबर्टी तक जब वो पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा पहुंच जाता है, मतलब पीक पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही प्यूबर्टी हिट कर गए, अब आफ्टर 20s, ठीक है, या इन 20s में क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ हार्मोन कम होने लग जाता है। तो अब हमारा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन देखो, हमने बोला फिजिकल ग्रोथ करवाता है, तो बच्चों में तो समझ आ रहा है कि ये लेंथ बढ़ाएगा, उनको टॉल करेगा, पर जब 20 के बाद भी ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं, तो हमारी बॉडी में अब क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन और भी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इनका फंक्शन होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करके हमारा मसल मास को मेंटेन करके रखेंगे, हमारा बोन को स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे, तो बोन्स और मसल्स पर इनका रोल होता है, ठीक है। बच्चों में ये लेंथ टॉलनेस बढ़वाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं इन 20s और उसके बाद वाले एज में, ये बोन्स और मसल्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। अब देखो, ग्रोथ हार्मोन्स अगर बच्चों में कम हो गया, ठीक है, इनमें डेफिशिएंसी हो सकता है, कुछ भी अगर डिजीज़ हो जाए, कुछ भी म्यूटेशन हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जीन्स में प्रॉब्लम। तो अगर ग्रोथ हार्मोन सही अमाउंट में नहीं बन रहा हो बच्चे में, ठीक है, ग्रोइंग चिल्ड्रंस में अप टू एज ऑफ 17-18, अगर ग्रोथ हार्मोन सही नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, डॉर्फनेस। तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, ये चीज़ याद रखना, बड़ों में नहीं, बच्चों में अगर डेफिशिएंसी हो, ठीक है, जो ग्रोइंग एज होता है, प्यूबर्टी और प्यूबर्टी के पहले वाला एज, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, डॉर्फनेस। डॉर्फ मतलब बौने, ठीक है, तो वहाँ पर हाइट कम हो जाएगी उनकी, ओके। और अगर बड़ों में डेफिशिएंसी हो गई, वो एक और डिजीज़ होता है जिसको हम कहते हैं जिसको और दूसरे डिजीज़ेज़ है, अगर डेफिशिएंसी हो गई या फिर उनमें बढ़ गया तो एक्रोमीगेली हो जाता है, अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, और अगर बड़ों में डेफिशिएंसी हो गई तो फिर बोन हेल्थ इफेक्ट होगा, मसल मास इफेक्ट होगा, ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि अगर डेफिशिएंसी हो गई इन चाइल्डहुड, तो वहाँ पर होगा डॉर्फिज्म, मतलब हाइट नहीं बढ़ेगी। नाउ नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड्स है, टेस्टिस और ओवरी, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनसे भी एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंड, हम बोल रहे हैं टेस्टिस एंड ओवरी। ये जो होते हैं हार्मोन्स रिलीज करेंगे जब ये फंक्शनल हो जाएंगे एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जैसे ही हिट होगा तब ये हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करेंगे। टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एंड्रोजन, जिसका एक टाइप होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। एंड्रोजन का ही एक टाइप होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये मेल के हॉर्मोन्स है जो मेल में सारे उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल मेल का जो बॉडी पोस्चर होता है, बॉडी स्टेचर होता है, ब्रॉड होता है, ब्रॉड अपर बॉडी मेल का ब्रॉड होता है फीमेल से। फिर मेल में बॉडी हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेल का वॉइस जो होता है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके के फेशियल हेयर्स मेल में आ जाते हैं। तो ये सब किसका काम है, ये टेस्टोस्टेरॉन का काम है। और ये सब कब होता है, ये होता है प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। जैसे प्यूबर्टी हिट हुआ उसके बाद ये सब काम शुरू होते हैं। मेल में हाइट भी बढ़ती है, हाइट को भी कंट्रोल करने का काम थोड़े कुछ हद तक टेस्टोस्टेरॉन का है। नाउ ओवरीज का क्या काम है, ओवरीज कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ओवरीज से निकलता है हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। मेल से एक निकलता है टेस्टोस्टेरॉन बोल लो या एंड्रोजन बोल लो, ठीक है, कुछ भी एक बोल सकते हो। अब ओवरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनका काम क्या है, इनका काम भी वही है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करेंगे, एग बनवाएंगे,
और फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, फीमेल में हिप्स एरिया जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। फिर फीमेल में जो फीमेल के बॉडी हेयर्स जो होंगे वो भी इसके वजह से हो सकते हैं। और भी फीमेल में जो भी ऑर्गन्स डेवलपमेंट होंगे, मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होगा, वो इसकी वजह से होगा, इन हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, नाउ ये हमारे पास हो गया टेस्टिस एंड ओवरी। एक और हमारे पास लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बचता है, दैट इज पैंक्रियाज, जिससे हमें हार्मोन कौन सा मिलता है, इंसुलिन। देखो, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, ये बनता कहाँ से है, ये बनता है पैंक्रियाज में। तो इंसुलिन का सोर्स क्या है, पैंक्रियाज। एक लीफ लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में, ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैंक्रियाज। ठीक है, इसमें बनेगा इंसुलिन। पैंक्रियाज के बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन का काम क्या है, देखो इंसुलिन का काम होता है सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाना। ओके, सेल्स को ग्लूकोज पहुंचाना, ग्लूकोज टू सेल्स, ये काम है। तो ब्लड में से ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचाने का काम है इंसुलिन। अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गई, मतलब अगर इंसुलिन बॉडी में उतना नहीं बन रहा जितना हमें चाहिए, तो क्या होगा, ब्लड से ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जितनी ज़रूरत है उतना ग्लूकोज हमारे ब्लड से सेल तक नहीं पहुंचेगा। तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जब नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी को तो हम कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है, वो हम क्या कहते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं शुगर हो गया है। शुगर क्या हो गया, ब्लड में शुगर बढ़ गया है। ठीक है, शुगर हो गया है मतलब क्या, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है, नॉर्मल से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में नहीं बन रहा। अगर इंसुलिन बन रहा होता तो ब्लड से इंसुलिन सेल्स को ब्लड से ग्लूकोज जो है वो सेल्स को पहुंच चुका होता, सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते। पर अब ऐसा नहीं हो रहा, तो ब्लड में हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है, वही होता है हमारा डायबिटीज़ में। ठीक है, और अभी तो डायबिटीज़ इंडिया में इतना ज़्यादा हो चुका है कि इंडिया को अब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहने लगे हैं। तो सोचो कितना इंसुलिन डेफिशिएंसी है लोगों में। तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ हमारा हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहा है। नाउ विद दिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।